हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी सीएपीएफ 2024 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विद द सोर्सेज। बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से सोर्सेज से आए थे और हमें आगे जो यूपीएससी 2025 में सीएपीएफ का एग्ज़ाम लेगी उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो मेनली जो स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज होते हैं ज्योग्राफी के लिए फॉर द सीएपीएफ एग्जामिनेशंस आर एनसीईआरटीज़। 11th-12th की जो एनसीईआरटी है हमारी क्लास 11th की, ये दो एनसीईआरटी है। ये 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एंड 12th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये चार बुक्स मेनली यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम मैपिंग पे फोकस करते हैं और करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और सीज़, ये सब जो न्यूज़ में होते हैं इनके लोकेशंस देखने होते हैं। ठीक है। अब ये 4-5 चीज़ें हमारे सोर्सेज अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज़। तो अब हम देखेंगे कैसे ये सोर्सेज से क्वेश्चंस आए हैं और कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो बाहर से आए हैं, जो पीवाईक्यूज़ के थ्रू हो सकते थे और हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे सॉल्व हुए जा सकते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11th की ज्योग्राफी जो है फिजिकल ज्योग्राफी उस बुक से आया है। यहाँ मैंने सोर्सेज की कटिंग डाल रखी है जहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया गया है। और यहाँ पे एक टर्म हम देखते हैं, द ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन इज ओपेक टू आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। यानी जो भी सनरेज आती हैं हमारे अर्थ पे वो क्या होती है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वहाँ उन तो शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है सन से जो रेज हमारी अर्थ पे, तो इसके लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है। पर जब ये अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं टुवर्ड्स स्पेस तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में ये रेज रिफ्लेक्ट बैक होती है और इनके लिए हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है क्या होता है, ओपेक होता है। यानी यहाँ से ये रेज पास नहीं कर पाती स्पेस की तरफ। इससे क्या होता है, ये सारी रेज एक्यूमुलेट होने लगती है हमारे एटमॉस्फेयर में और इससे हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर ओवर हीट हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है हमारा, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। ये था हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। हमने ये भी समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है और प्रोसेस भी इन शॉर्ट हमने समझ लिया। डिटेल में हम आने वाले कोर्सेज में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था, ये मेनली इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप केमिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, पर मैंने यहाँ ज्योग्राफी में डाल दिया है। तो यहाँ पे व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस PM1 पार्टिकल्स इन एयर। ये क्वेश्चन है। ठीक है। PM1 को क्या करेक्टली डिफाइन करता है। ओके। तो PM1 हमारा है क्या, PM1, PM2.5, PM10, ये सारे हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट साइज में एक्यूमुलेट होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एयर को क्या करते हैं, एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो सही स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी है, दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है। PM1 इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर जो है इनका जो डायमीटर होता है 1 माइक्रोन से लेस होता है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया। ओके। इसके बारे में डिटेल में हम बुक्स में देखेंगे। इसका डायरेक्ट सोर्स मुझे एज सच ज्योग्राफी में कहीं नहीं मिला। फर्दर हमको किसी बुक्स में इसके बारे में मिलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। ये क्वेश्चन है कि जहाँ हीट ट्रांसफर होता है, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं हमारे हीट ट्रांसफर के प्रोसेस है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बारे में भी हमारे 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग बाइफरकेटेड वे में मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं है, पर जिसने सही से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है वो इसके आंसर तक आ सकता था। क्योंकि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन इज़ दैट प्रोसेस जहाँ पे हम अर्थ के वर्टिकल हीट का ट्रांसफ़र जो होता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, कन्वेक्शन। कोलिजन, दो बॉडी जब कोलाइड करती है तो उनकी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो ये कोलिजन होता है जो हम साइंस में मेनली पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और ये सी ऑप्शन जो हमारा रेडिएशन जो होता है हीट का ट्रांसफ़र, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी मीडियम की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रेडिएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement about the solstices, an event that occurs when the sun appears to reach most northerly और साउदर्ली, इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मेनली है कि समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इसके बारे में ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समर सोल्स्टिस विंटर सोल्स्टिस होता क्या है। ओके। तो यहाँ देखते हैं, मैंने जो इन्फोग्राफिक्स यहाँ रखे हैं, तो यहाँ पे समर सोल्स्टिस है। ठीक है। जहाँ पे ये कब होता है, 21 जून को होता है।
वर्नल इक्विनॉक्स स्प्रिंग सीजन में होता है मार्च 21 को, विंटर सॉल्स्टिस दिसंबर में होता है 21 दिसंबर को, और ऑटम इक्विनॉक्स होता है हमारा 23 सितंबर को। ये सारे डेट्स हमने देख लिए, ठीक है। सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। The winter solstice takes place on June 21st in both the northern and the southern hemisphere. Winter solstice अब यहाँ पे देखते हैं winter solstice कब हो रहा है हमारा 21 दिसंबर को। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग है, ये भी जो भी नेमिंग है हमारी, क्योंकि क्या होता है जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है समर। तो जब हम इसको विंटर सॉल्स्टिस करें तो साउदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या है, ये समर सॉल्स्टिस है। और ये जो समर सॉल्स्टिस हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में ये क्या है, विंटर सॉल्स्टिस है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। द विंटर सॉल्स्टिस टेक्स प्लेस ऑन June 21 इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ये तो गलत है, क्योंकि 21 जून को ये क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस होता है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये समर सॉल्स्टिस। सिमिलर ऑप्शन कुछ यहाँ पे हमारा बी भी है, जो कि गलत होगा, क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस हमारे दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए होता है, पर ये साउदर्न हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, समर सॉल्स्टिस। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द समर सॉल्स्टिस अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑन June 21 एंड ऑन December 21 इन सदर्न हेमिस्फेयर। ये जो मैंने समझाया ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 21 दिसंबर को होता है हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन भी एक बार हम देख लेते हैं कि द समर सॉल्स्टिस ऑकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑन December 21 एंड ऑन June 21 इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये ऑप्शन इनवर्स कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन होता क्या है, ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसको डिवाइड किया गया है टाइम जोन्स के बेसिस पे, जहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट में जाते हैं तो हम एक दिन लूज़ करते हैं, और इसके वेस्ट में जाते हैं तो हम एक दिन क्या करते हैं, गेन करते हैं। ओके, the international dateline is the boundary where each calendar day starts and is also known as line of demarcation, which because it separates two calendar dates. When you cross the date line traveling east, अगर हम इसके ईस्ट साइड ट्रैवल करते हैं, इसके ईस्ट साइड ट्रैवल करते हैं, यू सब्ट्रैक्ट अ डेट, क्या हुआ, एक दिन कम हो जाता है हमारा, ठीक है। इफ़ यू क्रॉस द ट्रैवलिंग लाइन टू द वेस्ट यू ऐड अ डे। ओके, यानी जब हम इसके ईस्ट में ट्रैवल करते हैं तो सपोज़ यहाँ पे 1 दिसंबर होगा अगर हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में, तो अगर 1 दिसंबर को हम यहाँ से निकलते हैं और इधर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 नवंबर ही होगा, यानी एक दिन हम गेन कर लिए यहाँ पर, ठीक है, एक दिन पीछे चले गए। और अगर यही चीज़ अगर हम 30 नवंबर को यहाँ पे हैं, अगर इसके वेस्ट में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, हम एक दिन लूज़ कर जाते हैं और एक एक्स्ट्रा डे ट्रैवल कर जाते हैं 1 दिसंबर। तो ये मेनली एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। सिंस द अर्थ रोटेट्स बाई 15 डिग्री ईच आवर टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाई 1 आवर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। At the international deadline, the calendar day changes, advancing a day for eastward travel, dropping a back a day for westward travel। यानी अगर ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन के तो हम एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। ये ऑप्शन क्या है, सही है क्या, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो एक दिन हम लूज़ कर जाते हैं। यहाँ 30 नवंबर को थे, हम 1 दिसंबर को आ गए, यानी एक दिन मेरा कम हो गया। और इसी के वेस्ट में जाते हैं, अगर यहाँ 1 दिसंबर को थे 30 को गए, तो हम 30 तो पहले जी चुके थे, पर फिर वापस से हमको 30 मिल गया, यानी यहाँ पे हमको एक दिन का गेन हो गया। तो ये हो गया इंटरनेशनल डेटलाइन, यानी ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इससे हमारा ये वाला ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो जाता है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 पे आते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेज द क्लॉक बाय 1 आवर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर करेक्ट। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हैज़ बीन नोटिस्ड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम बनाते ही इसलिए हैं कि जो एंडेमिक स्पेसीज है उनको क्या कर सके, हम प्रिजर्व कर सके। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया द सुंदरबंस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज एंड नॉकरेक हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ओके, क्योंकि सुंदरवन नहीं है जहाँ पे हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज है। इसके बारे में डिटेल में मैं लेक्चर बनाऊंगा, जहाँ पे मैपिंग सीरीज में आपको बताऊंगा कि कौन से एरियाज़ में कहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज है और कहाँ लोएस्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक मिनट। consider the type of following consider the following characteristic of a type of wind. They occur at upper levels in the atmosphere. कीवर्ड्स पे ध्यान देना, अपर लेवल्स में होते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स and Coriolis force. And when the forces balance, air moves at the right angles to pressure gradients पैरेलल टू आइसोबार्स। ये सब किसके आंसर, ये सब किसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफी अपनी 11th क्लास के सोर्सेज को देखें तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, व्हेन देयर इज नो नॉर्मल फ्रिक्शन, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार, पैरेलल टू आइसोबार। जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे मेजर सोर्सेज जो क्वेश्चन है वो कौन से सोर्सेज से आए हैं, एनसीईआरटी से ही आए, 11-12 से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वेयर डज द पॉडजोलाइजेशन टेक प्लेस। सी, इसका कोई डायरेक्ट सोर्स एनसीईआरटी में तो नहीं मिला और हम स्टैंडर्ड सोर्स उसी को मानते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो फॉलो करते हैं। तो ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला जहाँ पे ये डायरेक्ट इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मुझे मिला हो। पर हाँ, बाय एंड फार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका सिलेबस होता है, आपको वो भी अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते थे कि हाँ, ये PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि CAPF 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, ये ऑप्शन था एक, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते थे। तो पॉडजोलाइजेशन होता क्या है, तो ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, ह्यूमिड रीजन्स में होता है, स्पेशली इन कोल्ड क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट्स कहाँ होगा, मेनली इक्वेटर के बाद वाले रीजन में कोल्ड क्लाइमेट्स होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रीजन्स इन हाई मिडल लैटिट्यूड। पॉडजोलाइजेशन का क्या होगा आंसर, क्या है, पॉडजोलाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करता है, तो रीजन इन हाई मिडल लैटिट्यूड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज करेक्ट। तो ये भी हमारे एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू प्लैनेट व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। ये एरिया जो है, इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड्स स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट, दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल, ठीक है। ये डिटेल में बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे। एनसीईआरटी है हमारी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, जहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए क्या करेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है। द मटेरियल इन द रिंग्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म प्लैनेट दैट रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक इंटरनेशनल डेटलाइन का क्वेश्चन आया था कि इफ़ इट इज़ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट ऑन द हवाईयन आइलैंड्स, ठीक है। अब सपोज ये इंटरनेशनल डेटलाइन है, न्यूजीलैंड हमारे इसके ईस्ट में आ जाएगा और हवाईयन इसके वेस्ट में, सॉरी इसके ईस्ट में हवाईयन आ जाएगा और वेस्ट में क्या आ जाएगा, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इफ़ इट इज़ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड, ओके, न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर है, ओके, 31 दिसंबर इस साइड है। तो हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो के प्रीवियस सेक्शन में कि जब हम इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हैं तो हम एक दिन गेन कर लेते हैं, यानी एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे 31 दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 दिसंबर हो जाएगा। दो जगह पे, अलास्का और हवाई आइलैंड, तो ये दोनों आइलैंड हमारे इंटरनेशनल डेटलाइन के ईस्ट में है, इसलिए इन दोनों पे क्या कौन सा डेट हो रहा होगा उस दिन, 30 दिसंबर 2023, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड था। तो बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और यहाँ पे भी एनसीईआरटी का मैंने एक ये टेबल लगाया है जो फिजिकल ज्योग्राफी का, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ओके, तो हम देखते हैं क्यूरोशियो करंट। यहाँ पे क्यूरोशियो करंट का ही दिख रहा है, ये क्यूरोशियो करंट हमारा है कौन सा ओशियन में, पैसिफिक ओशियन। तो हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑगलस, बी का ऑप्शन। ऑगलस करंट ये रहा हमारे कौन से ओशियन में, इंडियन ओशियन में। तो ऑगलस करंट हो गया हमारा 4 में। तो यहाँ से देखते हैं हमारा आंसर निकल पा रहा है क्या, ए का ऑप्शन 2, ए का 2
और बी का 4 हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे हमारा ईस्ट विंड ड्रिफ्ट किस ओशियन में है, अंटार्कटिक ओशियन में, एंड एंटिलीज करंट अटलांटिक ओशियन में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूरा चार्ट यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है ओशियन करेंट्स का, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये करंट से रिलेटेड था, इसका कोई सोर्स एज सच स्टैटिक सोर्स मेंशन नहीं है। अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड थे, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, तो इस चीज़ से आप अवेयर रहते। ठीक है, तो ब्लैक टाइगर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दे आर ऑल्सो रेफर टू एज मेलेनिस्टिक टाइगर। मेलेनिस्टिक, मेलानिन, कोई भी चीज़ ब्लैक क्यों होती है, क्योंकि इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। तो मेलानिन प्रेजेंट है, इसलिए उसको ब्लैक टाइगर को क्या कहते हैं, मेलेनिस्टिक टाइगर कहते हैं। और हमारे इंडिया में ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है, इसमें ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। जैसे कोई भी स्टैटिक सोर्स नहीं है, पर ये करेंट अफेयर से हमारा सॉल्व हो जाता है। एज सच ये जो क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट। इसका एग्जैक्ट डायरेक्ट कोई सोर्स मुझे तो नहीं मिला, बस क्लास 12th की जो इंडिया पीपल एंड इकॉनमी है, इसमें यहाँ पे एक सिंगारेनी कोल फील्ड के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश वाले रीजन के आसपास, तेलंगाना वाले रीजन में है। इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है, पर इतनी डिटेल में इसमें भी यहाँ पे डिस्कस नहीं है। तो इसका करेक्ट जो भी आंसर था, इसका आंसर करेक्ट था ऑप्शन बी। ओके, इट हैज़ नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू थर्मल एंड सोलर पावर जनरेशन, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइंस एंड कंसल्टेंसी वर्क्स। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसका डायरेक्ट सोर्स मुझे कहीं नहीं मिला। जो भी इस कोल फील्ड से रिलेटेड मुझे एक सोर्स मिला था, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। पर इसके अलावा मुझे और कोई सोर्स नहीं मिला। वैसे भी आप अगर इसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा एलिमिनेट करने का कोशिश करते तो भी शायद सही आंसर तक आ सकते थे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है लोकेटेड एट कोथागुडेम, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, इन तेलंगाना, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। यहाँ तक तो स्टेटमेंट ये करेक्ट था, बट ये इन द प्राइवेट सेक्टर, ये गलत स्टेटमेंट है, ये एक पब्लिक सेक्टर कोल माइन है। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन कन्फर्ड विथ नवरत्ना स्टेटस इन 2011। इसका भी कोई एग्जैक्ट सोर्स मुझे आइडिया नहीं, पर एज सच इसे नवरत्ना स्टेटस नहीं मिला हुआ है। एंड इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रॉक साइकिल से रिलेटेड पूछ रहा है। ये भी हमारे क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है, जहाँ पे अलग अलग रॉक साइकिल के प्रोसेसेस मेंशन है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला रॉक साइकिल में प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म, लिथिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग, वेदरिंग एंड इरोजन। तो हमारा यहाँ पूछा था इनमें से कौन कौन से प्रोसेस रॉक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म एंड सॉलिडिफिकेशन। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, आंसर करेक्ट है। ओके, और ये हमारा एक क्वेश्चन ये रहा हीट बजट से। ये भी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी में ही मेंशन्ड है, हीट बजट क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी के स्पेशल लेक्चर में। बस यहाँ पे आप समझ लो कि ये होता क्या है। तो जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे अर्थ पे आती है, जितने भी अमाउंट में आती है, उतने अमाउंट में रेडिएट बैक हो जाती है स्पेस में। इससे क्या होता है, अर्थ का हीट मेंटेन रहता है, इसी को हीट बजट कहते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज डिटरमाइंड बाई नेट रेडिएशन। ओके, अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी अर्थ पे नेट हीट, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल द सरफेस। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये भी करेक्ट है। एंड सॉइल सर्फेसेज लूजेज एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द डे टाइम। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पे भी नेट रेडिएशन रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्लास 11th के ही फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है द फिगर शोज दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड रीजन नियर द पोल्स हैव डिफिसिट। ठीक है, यहाँ पे कब सरप्लस होता है हीट एनर्जी का, ट्रॉपिक्स रीजन में, कौन से रीजन में होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। यहाँ पे ब्लैक सॉइल से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ब्लैक सॉइल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसको तो आप कभी अगर सॉइल चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। सो इन सारे टॉपिक को तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सूटेबल फॉर ग्रोइंग रेनफेड क्रॉप्स। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में ही ये चीज़ मैंने मेंशन कर रखा है। एनसीईआरटी की कटिंग्स है 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है retains the moisture, the black soil retains the moisture for a very long time which helps the crops especially the rain fed ones. Okay, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
एंड ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। ओके, सेल्फ प्लोइंग सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉइस्चर ये क्या करती है, रिटेन करती है लॉन्गर पीरियड तक, स्लो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और ये दोनों एक दूसरे के एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे हेंस करेक्ट होता है। ओके, अब देखो जो मैपिंग मैंने स्टार्टिंग में सोर्सेज के बारे में कहा था, मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो अफ्रीकन एरिया होता है, ये प्रॉपर रीजन जो भी है मिडल ईस्ट का, ये हमेशा ही हॉटस्पॉट रहता है न्यूज़ में, और इस बार भी क्या इजराइल पैलेस्तीन ये सारे वजह से क्या था, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, कौन सी कंट्री अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीबिया जो कंट्री हमारी ये ऑप्शन में है। ओके, ये क्या है, अफ्रीका में अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज कुवैत, ओमान, यमन सब क्या है, अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। तो यहाँ नॉट जो है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन सीडीएस में ही पूछे गए थे, तो अगर आप सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके आंसर्स बहुत हद तक सही रहेंगे और आप प्रॉपरली कवर कर पाओगे। ओके, तो हमारा बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला है इट इज़ सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशियन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। और सेकंड, इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, ये रेन कब एक्सपीरियंस करता है विंटर मंथ में, कब, दिसंबर और जनवरी में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख रहे होगे, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का एक एग्जांपल है, क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर, यानी विंटर के सीजन में क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ ज्योग्राफी के हमारा ज्योग्राफी एंड होता है, पीवाईक्यू एनालिसिस। यहाँ से हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे क्लास 11th प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपका मेन सोर्स क्या होना चाहिए, क्लास 11th 12th एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको मैपिंग पे फोकस करना है, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज न्यूज़ में है उनके बारे में, उनके लोकेशन के बारे में आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, और मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। अलॉन्ग विद दिस आपको सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और सीआईएसएफ, एलडीसी, ये 4 एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज़ करने ही करने हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। ऑल्दो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, इन सारे एग्ज़ाम्स के सेपरेट एनालिसिस लेक्चर्स बनाएंगे पीवाईक्यूज़ के। ठीक है, एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आप उसको देखें और प्रॉपर रिविजन कर सकें। ठीक है, ओके, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।